कि बैक पेन के लिए कौन सी पोजीशन इस तरह की है कि अगर आप बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक तो पहले तो हम देखते हैं कि बैक पेन होती किस वजह से है। तो ये जो अभी आपको पिक्चर सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको वो सारे कॉमन सिम्टम्स और कॉमन रीजंस आपको नज़र आ जाएंगे जिसकी वजह से बैक पेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अक्सर पेशेंट्स क्लिनिक पर प्रेजेंट होते हैं कि जिनके मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, जिसको मसल स्ट्रेन या मसल स्प्रेन या मसल स्पैज़म कहा जाता है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज हों, उनमें ऑस्टियोपोरोटिक की वजह से भी बैक के ऊपर पेन आ सकती है। और उसके अलावा रीजंस हैं शैटिका। शैटिका बेसिकली डिजीज़ नहीं है, शैटिका इज़ अ साइन, एक पेन का साइन है। और उसकी रीजंस काफ़ी सारी हो सकती हैं, चाहे वो रीजंस डिस्क की बल्जिंग हो, चाहे वो इंजेक्शन एराइटिस हो, गलत तरीके से अगर इसके अंदर इंजेक्शन लग जाए, या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। तो शैटिक अगर नर्व्स जो है वो पेन काज कर रही हो तो हमें शैटिका के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो बैक पेन चीज़ें काज कर सकती हैं उनमें स्पाइनल स्टीनोसिस है, स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वर्टिब्रल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी और रीजन हो सकती हैं। हमारे पूरे पॉस्चर की वजह से हम लोग गलत अगर बैठते हैं, गलत लेटते हैं, हमारे पॉस्चर्स अगर ठीक नहीं रहते हैं तो उनकी वजह से मस्कुलर स्ट्रेन और स्प्रेन जो आ सकती है। सो इस तरह की काफ़ी सारी काजेज़ होती हैं जिसकी वजह से पेन आ सकती है। सो अगर डिस्क बल्ज, इसको गौर से देखें आप, तो डिस्क बल्ज बेसिकली होता तो बैक के अंदर है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो और हर्निएशंस भी काज कर रहा हो तो ये हमारी टांगों के अंदर भी सिम्टम्स जो वो आगे जनरेट कर सकता है। उसके रीजंस कुछ इस तरह से आपको समझ आएगी। अगर आप ये देखें, ये एक रीढ़ की हड्डी कम हो रहा है जिसको वर्टिब्रा कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। और दूसरा हमारे पास है ये और ये, ठीक है। इन ये एक पूरे का पूरा जो है ना वो वर्टिब्रा है जिसको रीढ़ की हड्डी का मोहरा कहते हैं उर्दू में। तो अब इनके बीच में अगर आप देखें, ये जो ब्लू कलर की, इनको डिस्क कहा जाता है। जब कभी इसके ऊपर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो या फिर कोई ऐसी हम पोजीशन गलत तरीके से बना ले तो ये हल्की सी स्लिप हो जाती है इधर। तो ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज। तो जैसे ये स्लिप होती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन करती है जिसकी वजह से हमारी टांग के अंदर भी सिम्टम्स आते हैं। इस के ज़रिए आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि जब कंप्रेशन क्रिएट होती है तो उसकी वजह से ये जो आपको नज़र आ रही है ये हराम मगज़ है। जैसे ही हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर आता है, इसके प्रेशर आने की वजह से पूरी टांग के अंदर जहाँ-जहाँ पे भी सप्लाई होती है इस नर्व रूट की, इस जड़ की जहाँ पे भी सप्लाई होती है वहाँ-वहाँ पे फिर हमें पेन होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक तो सॉल्यूशन जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी जो डिस्क बल्ज हुई है, ये किस डायरेक्शन के अंदर हुई है, पोस्टीरियर हुई है या एंटीरियर हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी आप पोज़ीशन बनाएँगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो पोज़ीशन आपको घर के अंदर हेल्प कर सकती है, वो ये पोज़ीशन है। जिसके अंदर आपने सीधे लेटना है और आपके नी जॉइंट्स के नीचे, घुटनों के नीचे आपने सपोर्ट रखनी है। चाहे आप इस तरह की कोई चीज़ रख लें, कोई पिलो रख लें, रज़ाई को लपेट लें या फिर कोई ब्लैंकेट लपेट के रख लें। कुछ भी इस तरह का हो कि आपकी जो टाँगें हैं इनको ऊँचा रखना है आपने, ताकि आपके बैक के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाए। ये हमें हेल्प करेगा हमारी डिस्क जो हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर डाल रही है उसको कम करने में, ठीक है? और एक जो मैं आपको चीज़ बड़ी इसके अंदर इम्पोर्टेंट बताऊँ, ये वो पोज़ीशन है कि इस पोज़ीशन को बना के रात को आपको सो नहीं जाना। यानी ये ना हो कि आप सारी रात इसी पोज़ीशन में ही गुज़ार दें। ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि इससे फिर सिम्पटम्स और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो पोस्चर आपने रात को बनाना है, लाइक सोने के लिए, वो इस तरह से होगा। इसके अंदर यानी कि आप देख सकते हैं, अब हमने इतना ज़्यादा एलिवेट नहीं किया इसको अपने लेग्स को या फिर अपने नीज़ जॉइंट को, तो हमने थोड़ा एलिवेट किया बट सिर्फ एक पिलो के ज़रिए, ज़्यादा हमने एलिवेट नहीं किया इसको। तो आपने जब भी सोना है तो आपने सिर्फ एक पिलो रखना है, लेकिन उसके अलावा जो पोज़ीशन बनानी है वो मैं आपको पिक्चर स्लाइड में दिखा दूँ। और अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपने पिलो जो गर्दन के नीचे रखना है वो किस तरह से रखना है। तो इससे आपको समझ आएगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, आपने कोशिश करनी है कि वो स्ट्रेट रहे जैसे भी जब भी आपने लेटना है।
ठीक है। और आपका पोजीशन, आपका पोस्चर अब इतना ज़्यादा तो आप नहीं इसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना पिलो इतना बड़ा ना रखें कि जिसकी वजह से ये डी शेप जो है वो बन जाए या कर्व्ड शेप बन जाए। तो अपना पिलो का साइज़ इस तरह से रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर ना आए। और इसका साइज़ कितना होगा वो हर किसी के लिए डिफरेंट वेरी करता होता है। और अब आ जाता है कि हमने जब लेटना है करवट लेकर, तो फिर किस तरह से लेटना है। जब हमने करवट लेकर लेटना है तो हमारे दोनों नीज जॉइंट के बीच में एक पिलो होना चाहिए, ताकि हमारी डिस्क जो है उनके ऊपर सपोर्ट मिल सके। एक और हमारे पास पिक्चर है जो कि हमें समझने में हेल्प कर सकती है। जो आपने पोस्चर बनाना है, इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं तो जो है वो ये होती है कि यहाँ पे ये देखें गैप छोड़ा हुआ है। कोशिश करनी है कि ये गैप ना हो, जितना हो सके इसको पीछे करके रखना है। और ये करवट लेके जो आपने पोजीशन बनानी है, ये उसकी पिक्चर। और ये देखें, ये अभी जो रखी हुई है ये तकरीबन बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन फिर भी अभी भी गैप है। कोशिश करेंगे इसके ऊपर गैप ना हो, और ये 2 पिलोज की बजाय यहाँ पे 3 पिलोज हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर एंगल बनेगा जो कि बैक को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। ये देखें, यहाँ पे भी ये भी जो पिक्चर है, यहाँ पे आप जो ये गैप देख रहे हैं, ये जो गैप है ये आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सो ये गैप नहीं होना चाहिए। हाइट में आप 2 से 3 पिलो रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो पिलोज हैं वो कितने सॉफ्ट हैं। अगर हार्ड पिलोज हैं तो वो तो फिर 2 ही काफ़ी होंगे। तो आपकी एक पोजीशन थोड़ी इस तरह से बन जाए। सो ये था एक चैनल सा आइडिया कि आपने किस तरह से अपने पोस्चर्स की मदद से अपनी डिस्क, ये जो बाहर की तरफ स्लिप हुई हुई है, इसको वापस लाना है, या इसके ऊपर से प्रेशर कैसे ख़त्म करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।